हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिम्नोस्पर्म। इसमें हम जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, ये वो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कि सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में आप देखते हैं कि दो शब्द हैं, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे पेड़ जिनके सीड जो है वो किसी भी कोटिंग से कोटेड कवर नहीं है, उनको क्या बोल देंगे? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं। यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन ए मार्शीलिया में, बी फर्न में, सी साइकस में, डी उपयुक्त सभी में। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा डी उपयुक्त सभी में। जो फर्न के प्लांट होते हैं, फर्न जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं। जिम्नोस्पर्म तो इनमें जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? जब वो डेवलप हो रही होती हैं तब कैसी होती है? घुमावदार होती है, घूमी हुई होती है, एकदम पतली होती है, और उसमें क्या होता है? कुंडलीदार शिरा विन्यास, जिसे कि इंग्लिश में सर्सिनेट वेनेशन होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सर्सिनेट वेनिएशन बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं शिरा विन्यास। तो तरुण पत्तियों में किस तरीके का वेनिएशन होता है? शिरा विन्यास टाइप का होता है। तो तरुण पत्तियां जो है वो कुंडलित होती हैं, मार्शीलिया में भी होंगी, साइकस में भी होंगी, फर्न में भी होंगी। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं? ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से, बी पाइनस से, सी फर्न से, डी मॉस से। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना जो है वो हमें प्राप्त होता है, इसका सही जवाब होगा ए साइकस से। और इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है साइकस रेब्यूल्यूटा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? साइकस रेब्यूल्यूटा होता है। ये क्या होता है? साइकस रेब्यूल्यूटा के तने से साबूदाना, या फिर हम इसको सागो भी बोलते हैं, प्राप्त होता है। और ये जो साबूदाना हमें प्राप्त होता है ये वास्तव में होता क्या है? ये वास्तव में स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। साइकस सागो का स्रोत है, जो कि है एक। साइकस इज अ सोर्स ऑफ सागो दैट इज अ स्टार्च, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी स्टार्च और प्रोटीन का मिश्रण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए स्टार्च। साइकस सागो जो है वो स्टार्च का स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति से आवृतबीजी एंजियोस्पर्म से विभक्त किए जा सकते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स बाय हुज प्रेजेंस? ए पत्तियों, बी नग्न बीजों, सी फूलों, डी तनों। तो इसका सही जवाब होगा बी नग्न बीजों से। हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म्स में कैसे सीड्स प्राप्त होते हैं? नग्न बीज होते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह में जितने भी पौधे सम्मिलित होंगे उनमें क्या होगा? बीज जितने भी होंगे वो नेकेड होंगे, यानी कि नग्न होंगे, अर्थात इन पे पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय ओवरी में बंद नहीं होते हैं। जो इनका अंडाशय होता है वो ओवरी के अंदर बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिम्नोस्पर्म हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर ए बीजी पौधे, बी द्विबीजी पत्री, सी नग्न बीजी पौधे, सी डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा सी नग्न बीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं? नग्न जीवी पौधे हैं। अगला प्रश्न है। इफेड्रा निम्नलिखित में किस समूह का पौधा है? इफेड्रा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स? ए आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, बी अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म्स, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा
बी अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। एफीड्रा जो है वो जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है। किसका है? जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है। और इस पौधे का एफीड्रा का जो इस्तेमाल है वो मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। इसको औषधीय रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इससे जो एफीड्रा है इससे जो दवाई बनती है वो कौन सी बनती है? वो बनती है एफेड्रिन। ठीक है, कौन सी दवाई प्राप्त होती है इससे? एफेड्रिन प्राप्त होती है। और इस एफेड्रिन का प्रयोग किस में किया जाता है? खांसी और जुकाम की दवा में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। द मोस्ट मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज ए जिंकगो, बी साइकस, सी पाइनस, डी इफेड्रा। तो इसका सही जवाब होगा डी इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल मूल कोरेलॉइड रूट निम्न में किस पौधे में पाई जाती है? इन विच प्लांट कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड? ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, सी साइकस, डी लाइकोपोडियम। तो इसका सही जवाब होगा सी साइकस। प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट किस में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो ये जो रूट्स होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं, इनकी जो आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल रूट्स की तरह ही होता है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित अथवा सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होती है। तो प्रवाल मूल का एक मुख्य लक्षण कॉर्टेक्स के मध्य भाग में एक सुस्पष्ट एल्गल जोन की उपस्थिति है। इसमें क्या होता है कि इसके मध्य भाग में, रूट के मध्य भाग में एल्गल जोन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? एल्गल जोन प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन ए चीड़ में, बी लाइकोपोडियम में, सी साइकस में, डी डायप्टेरिस में। तो किस में पाई जाती हैं? इसका सही जवाब होगा सी साइकस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन द लीफ ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड अकर इन इट्स एंडोस्पर्म? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए 8। अनावृत पौधों में जो पत्ती बीजाणुविद पीढ़ी की संरचना है, कैसी है? जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स ट्राइरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे 2 स्टेजेस थी। कौन कौन सी 2 स्टेजेस थी? हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि उसमें जो उनका लाइफ साइकिल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें सेकेंड पार्ट जो था वो था लीफ स्टेज। पहला कौन सा था? प्रोटीनीमा स्टेज थी। सेकेंड कौन सी थी? लीफ स्टेज थी। तो लीफ स्टेज में क्या होता है, यही जो लीफ स्टेज बीजाणुविद पीढ़ी की संरचना है ये किस में पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, यानी कि 2n फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें अगुणित और इसमें क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है इसमें युग्मकोविद अवस्था है, जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं। उसमें कैसे होते हैं? अगुणित गुणसूत्र, यानी n नंबर्स होते हैं। और अगर द्विगुणित अवस्था में 16 गुणसूत्र हैं, अगर 2n में 16 है तो ऑब्वियस सी बात है कि n में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, उसके आधे ही तो हो जाएंगे। तो यही इन्होंने पूछा है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, तो भ्रूणपोष में कितने होंगे? 8 गुणसूत्र होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है। प्रोफेसर डी पंत हैज़ डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म्स इनटू ए 4 विभाग में, बी 3 विभाग में, सी 6 विभाग में, डी 8 विभाग में। तो इसका सही जवाब होगा बी 3 विभाग में। प्रोफेसर डी पंत ने जिम्नोस्पर्म्स को 3 डिवीजन्स में बांटा है और इसमें से कुल 9 वर्ग बनाए हैं। तो इन्होंने कितने डिवीज़न दिए? 3 तो डिवीज़न दिए और वर्ग कितने दिए हैं? 9 वर्ग दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साइकस
रेव्युल्टा बहुधा उगाया जाता है। साइकस रेव्युल्टा इज वाइडली ग्रोन एज ए औषधीय पौधे के रूप में, बी सजावटी पौधे के रूप में, सी तेल उत्पादक पौधे के रूप में, डी काष्ठ उत्पादक पौधे के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा बी सजावटी पौधे के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट। एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट साइकस रेवल्टा को उगाया जाता है। साइकस, ये जो साइकस है ये किस जाति से संबंधित है? ये है साइकेडेसी। किससे मिलता है ये? साइकेडेसी जाति से संबंधित है और इसमें 100 से अधिक जातियां पूरे विश्व में पाई जाती है, जिसमें से लगभग भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं? विश्व में तो 100 पाई जाती हैं, भारत के अंदर इसकी 9 जातियां पाई जाती हैं। और जिसमें कि साइकस रिवोल्टा जो है वो भारत में पाए जाने वाली एक जाति है, जो मूल रूप से ये जो साइकस रिवोल्टा ये मूल रूप से कैसी है? मूल रूप से ये जापानी जाति है। सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है? जापान में पाई जाती है और भारत में इसके सुंदर आकार के कारण इसको सजावटी पौधे के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? Which of the following is a living fossil? A. Cycas, B. Pinus, C. Selaginella, D. ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा A. Cycas। साइकस जो है, साइकस है और एक और है, आप याद रखेंगे साइकस तो जीवित जीवाश्म है ही, इसके अलावा जो है वो है जिंको बाइलोबा, एक तो ये है और दूसरा जो पेड़ है वो है सिकोया, ठीक है। तो ये 3 जो पेड़ हैं ये कैसे हैं? जीवित जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। पहला है साइकस, फिर दूसरा जिंको बाइलोबा और तीसरा है सिकोया। ये सारे के सारे कैसे हैं? जीवित जीवाश्म हैं। क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं तो इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणु धनियाँ उपस्थित होती हैं। द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिलिस इज प्रेजेंट। ए अभ्यक्ष तल पर, बी अपाक्ष तल पर, सी किनारों पर, डी कक्ष में। तो इसका सही जवाब होगा बी अपाक्ष तल पर, ऑन एबैक्सियल साइड। साइकस में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेल प्लांट होगा और फीमेल प्लांट होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। जो मेन प्लांट्स होंगे वो बहुत नर पौधे में बहुत से सूक्ष्म, इसमें बहुत छोटे छोटे बीजाणु पर्ण एक साथ मिलकर नर शंकु का निर्माण करते हैं। और सूक्ष्म बीजाणु पर्णों के निचली अर्थात अपाक्ष एबैक्सियल तल पर बहुत सी माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होती हैं। तो इसमें क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये? ऑन एबैक्सियल साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन ए साइकस के रैकिस में, बी साइकस के पर्णक में, सी साइकस की जड़ में, डी पाइनस की पत्तियों में। ए रैचेस ऑफ साइकस, बी लीफलेट ऑफ साइकस, सी रूट ऑफ साइकस, डी लीव्स ऑफ पाइनस। तो इसका सही जवाब होगा ए साइकस के रैकिस में, रैकिस ऑफ साइकस। साइकस के पौधे की पत्ती के रैकिस भाग में वेस्कुलर बंडल्स व्यवस्थित होते हैं और किस शेप में दिखाई देते हैं? वो ओमेगा शेप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन नामक 2 उपजातियों में विभक्त की गई है? Which of the following genus has been divided into 2 subgenera named Haploxylon and Dipoxylon? तो इसमें हम ए और साइकस, बी पाइनस, सी इफेड्रा, डी साइलोटम।
इसका सही जवाब क्या होगा? बी, पाइनस। पाइनस वंश के जेनेरा के 2 सब जेनेरा है, एक है हैप्लोजाइलॉन और दूसरा है डिप्लोजाइलॉन। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन है ये पाइनस वंश के हैं, और ये पाइनस वंश के 2 सब डिवीज़न कौन से हैं? हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन। अगला प्रश्न है, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज ए, वी का आकार, बी, वाई का आकार, सी का आकार, डी, इसमें से कोई, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, वाई का आकार, वाई शेप। पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम जो होते हैं वो एक्सचार्ज प्रकार के होते हैं, तथा प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो द्विविभाजित होकर कैसी संरचना बना लेते हैं? वाई शेप की संरचना बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइनस के अंकुर की जड़ों पर होता है। रूट्स ऑफ पाइनस सीडलिंग्स आर एसोसिएटेड विद ए, शैवाल, एल्गी, बी, कवक, फंजाई, सी, बैक्टीरिया, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, कवक, फंजाई। पाइनस के जो मूल रूम यानी कि रूट हेयर्स होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं, वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तभी इनकी सतह पर जो बाहर जड़ की बाहरी सतह होती है उसके ऊपर वो किससे ढकी रहती है? फंगल हाइफी से ढकी रहती है, यानी कवक से ढकी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम माइक्रोराइजा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माइक्रोराइजा या कवक मूल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? कवक मूल बोलेंगे, और इंग्लिश में माइक्रोराइजा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइनस में बीजांड का प्रकार है। द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज ए, एनाट्रोपस, बी, आर्थोट्रोपस, सी, कैपिलोट्रोपस, डी, सर्सिनोट्रोपस। तो इसका सही जवाब होगा बी, आर्थोट्रोपस। अन्य जिम्नोस्पर्म की तरह ही पाइनस के जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थोट्रोपस होते हैं, और एक अध्यावरणी होते हैं। कैसे होते हैं? अध्यावरणी होते हैं। इसमें जो बीजांडकाय, अध्यावरण, बीजांड द्वार आदि संरचनाएं होती हैं, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं आर्थोट्रोपस के अंदर वो होते हैं बीजांडकाय, अध्यावरण, बीजांड द्वार आदि जो संरचनाएं होती हैं वो सब कहाँ पाई जाती हैं? आर्थोट्रोपस के अंदर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडर शल्क होते हैं? विच जिम्नोस्पर्म हैज ओविलिफेरस स्केल? ए, साइकस, बी, पाइनस, सी, इफेड्रा, डी, ऑरिकेरिया। तो इसका जवाब होगा बी, पाइनस। पाइनस में प्रत्येक स्त्री शंकु में बहुत सारे गुरुबीजापूर्णों से निर्मित होती है। जो स्त्री शंकु होती है पाइनस की वो बहुत सारे गुरुबीजापूर्णों से निर्मित होती है, और हर एक मेगास्पोरल यानी कि गुरुबीजापूर्ण जो होता है वो एक संयुक्त रचना है जो 2 शल्कों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली जो शल्क होती है वो होती है सहपत्र। पहली कौन सी होती है? सहपत्र अथवा बीजांडी शल्क, सहपत्र अथवा बीजांडी शल्क। और दूसरा जो होता है वो होता है बीजांडर शल्क। कैसा होता है? बीजांडर शल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइनस के बीजांडर शल्क भाग होते हैं। ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ ए, बीजांड के, ओव्यूल के, बी, बोनाशूट के, डॉर्फ शूट, सी, माइक्रोस्पोरोफिल के, डी, मेगास्पोरोफिल के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेगास्पोरोफिल। अगला प्रश्न है, पाइनस का बीजांडर शल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? द ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, महाबीजाणुपर्ण,
बी बीजांड, सी सूक्ष्म बीजाणुपर्ण, डी लघु टहनी। तो इसका सही जवाब होगा ए महाबीजाणुपर्ण मेगा स्पोरोफिल। एक शल्क जो मादा स्ट्रोबिलिस या शंकु में ओव्यूल्स एवं सीड को धारण करता है। इसमें क्या होता है, 2 शल्क बताए थे मैंने आपको, इसमें से जो एक शल्क है वो क्या करेगा, अंडाणु यानी ओव्यूल्स और बीज को धारण करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलिफेरस स्केल बोलेंगे, यानी कि बीजांडधर शल्क बोलेंगे। जो ओव्यूल्स को बेयर करेगा उसको क्या बोलेंगे, बीजांडधर शल्क बोलेंगे। और सर्पिलाकार काष्ठीय शल्क जो शंकु का निर्माण करते हैं के कक्ष में पाया जाता है, यह एक उच्च स्तर का मेगा स्पोरोफिल है जो होमोलोगस है। जो कैसा है, होमोलोगस है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इन ए साइकस में, बी पाइनस में, सी बरगद में, डी शोरिया रोबस्ता में। तो इसका सही जवाब होगा बी पाइनस। पाइनस के तने में एक ही कैम्बियम रिंग पर सक्रिय बना रहता है। जो पाइनस का तना होता है उसमें क्या होता है, जो कैम्बियम रिंग होती है उसमें एक कंडीशन होती है, जो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोजाइलिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, मोनोजाइलिक कंडीशन कहते हैं। इसके बिना द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है, जिससे सघन दारुक यानी कि पिक्नोसिकल वुड कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाइनस की कास्ट है। द वुड ऑफ पाइनस इज आ सघन दारुक, पिनॉक्सिलिन, बी विरल दारुक, सी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए सघन दारुक। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है। पाइनस बिलोंग्स टू ऑर्डर ए कॉनिफेरल्स, बी जिंगोइल्स, सी साइकेडल्स, डी निटेलस। इसका सही जवाब होगा ए कॉनिफेरल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइनस का कास्ट होता है। द वुड ऑफ पाइनस इज ए पिक्नोजाइलिक, बी मेनोजाइलिक, सी पोरस, डी रिंग पोरस। तो इसका सही जवाब होगा ए पिक्नोजाइलिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था पाइनस में देखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस। ए डिप्लोजाइक, बी मेनोजाइलिक, सी पिक्नोजाइलिक, डी पॉलीजाइलिक। तो इसका सही जवाब होगा सी पिक्नोजाइलिक। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइनस है वृक्ष, ए वृक्ष ट्री, बी झाड़ी श्रब, सी शाख हर्ब, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ए वृक्ष। पाइनस एक सदाबहार, पाइनस जो होते हैं वो कैसे वृक्ष होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। कैसे होंगे, एक तो सदाबहार होंगे, दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुवर्षीय होंगे। कैसे होंगे, बहुवर्षीय, बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले पेड़ हैं। और दूसरे मरूदभिद वृक्ष हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिम्नोपाइनस की। पाइनस कैसे हुए, पहले तो सदाबहार है, दूसरा बहुवर्षीय है, तीसरा कैसे है, मरूदविद वृक्ष हैं। इनकी अधिकांश जो जातियां हैं वो मध्यम या बड़े आकार के वृक्ष होते हैं, लेकिन कुछ जातियां जो है वो झाड़ी भी होती हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है। और इसके वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं या उत्तर पूर्व हिमालय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोयला से, बी पेट्रोलियम से, सी सीडार वुड से, डी पाइनस से। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं ये, इसका सही जवाब होगा डी पाइनस से। जो तारपीन तेल होता है वो पाइनस से प्राप्त होता है। इन वृक्षों में रेजिन नाम का एक पदार्थ प्राप्त होता है।
पाइनस में क्या होता है, एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं रेजिन। ये जो रेजिन होता है इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करने से टर्पेंटाइन यानी कि तारपीन प्राप्त होता है। और तारपीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये जो तारपीन का उपयोग है हम पेंट्स में, पॉलिशेस वगैरह में करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि पाइनस से जो रेजिन जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, रेजिन है। अगला प्रश्न है, रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं, ए एफेड्रा, बी साइकस, सी पाइनस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी पाइनस। देखते हैं अगला प्रश्न, पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ ए समोदविद प्रकार मीजोफाइट, बी मरूदविद प्रकार जीरोफाइट, सी जलोदविद प्रकार हाइड्रोफाइट, डी अधिपादप प्रकार एपीफाइट। इसका सही जवाब होगा बी मरूदविद टाइप। इसका सही जवाब होगा बी मरूदविद प्रकार के होते हैं। पाइनस में जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, सुई के आकार के होने के कारण इसकी पत्ती को क्या कहते हैं, नीडल कहते हैं। इसकी पत्तियां क्या कहलाती हैं, नीडल कहलाती हैं। और इनकी जो आंतरिक संरचना होती है उसमें मरूदविद लक्षण होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स कौन से होते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो बाहर की जो लेयर होती है पत्ती की वो एक बहुत ही मोटी क्यूटिकल परत से ढकी रहती है। एपिडर्मिस जो होती है वो बहुत ही मोटी क्यूटिकल्स से ढकी रहती है, जिससे क्या होता है स्टोमेटा जो होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, वेपोराइजेशन जो होता है जल द्वारा वो नहीं हो पाता है, उसको वो रुकता है। इसी तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, बाहर की लेयर जो है वो बहुत ही मोटे क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है। और जिसके कारण क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो और गहरे धंस जाते हैं। और उससे लाभ क्या होता है, वो पानी के वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन को रोकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पंखीय पराग कण पाए जाते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन ए साइकस में, बी पाइनस में, सी फाइकस में, डी हिबिस्कस में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बी पाइनस में। पाइनस के पराग कणों में दो वायु थैलियाँ या पक्ष पाए जाते हैं, अतः इन्हें विंज्ड पराग कण कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विंज्ड कहते हैं, क्योंकि ये दो थैलियों में पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस पौधे में पंखों वाले पराग कण उत्पन्न होते हैं। विंज्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन ए साइकस, बी इफेड्रा, सी पाइनस, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सी पाइनस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाइनस के पराग का कण का पार्श्व पक्ष है। द विंग ऑफ अ पाइनस पोलन ग्रेन इज ए बाह्यचोल, बी एक्सोइंटाइन, सी अंतःचोल, डी इंट्यूगमेंट। ए एक्साइन, बी एक्सोइंटाइन, सी इंटाइन, डी इंट्यूगमेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ए एक्साइन। तो ये थे हमारे जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी प्लांट से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो LT ग्रेड या फिर TGT PGT बायोलॉजी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो
विगत वर्षों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप इन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं। जहां तक है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में कंफर्म है कि एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा। तो अपनी तैयारियां करते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब